जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ये वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट है। तो आज से जो है ना इसका भी वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। बाकी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जो भी बचा हुआ है उसको हम करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए इसको भी मार्केट में आया था वो सोचे कि नहीं, वॉल्यूम 3 का बहुत ज़्यादा डिमांड था। सब लोग बोल रहे थे वॉल्यूम 3 कब आएगा, कब करवाइएगा। तो आज से जो है ना कंटिन्यू वॉल्यूम 3 का जो 20 प्रैक्टिस सेट है इसको भी कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ इसका हम डाल देंगे। बाकी क्लास को सभी लोग शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना इसमें देखिए लिखा हुआ है कि देखिए विज्ञापन संख्या 1/23 में जारी किए गए पाठ्यक्रम एवं दिनांक 1/10/23 पे आधारित आयुक्त परीक्षा में पैटर्न एवं के अनुसार तैयार किया हुआ प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग जो है ना इस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए पुनर्परीक्षा 2024 बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किया हुआ प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। 20 प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लेंगे। बाकी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट और वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आएगा। तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग सभी लोग जो है ना जितना हो सके क्लास को रिवीजन किया कीजिए। जितना क्लास को रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर, और ये जो है देखिए, और इन क्यूज भी स्टार्ट होने वाला है। डेली 8 PM पे लाइव होगा। आपको डेली जो है ना आपको कमेंट में लाइव आना है यूट्यूब पे और कमेंट बताना है। जिसका भी आंसर पूछा जाएगा आप लोग कमेंट में आंसर देना है। तो ये भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। लाइव डेली 8 PM पे होगा। सभी लोग जो है ना रजिस्टर चैनल पे आप क्लास देख रहे हैं सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पे आपका डेली क्यूज होगा। ये भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा इधर काम रहने के कारण जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो थंबनेल कब का बना हुआ था, तो 5-7 दिन पहले ही बन चुका है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कर जरूर कीजिए। आप ही के लिए जो है ना इस प्रैक्टिस सेट को लाया गया है कि आप लोग को सामने जो है ना सारा पहले ख़त्म कर दिया जाए। देखिए बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टेस्ट सेट नंबर कितना है, तो 1 है। सेट नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, बताइए। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज सूची में। किसमें है, राज सूची में, याद रखिएगा। तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो राज सूची में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते। भारत के महान्यायवादी एवं वेतन एवं भत्ते। और पता है आपको, ये कन्फर्म याद रख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 3 है, ये जो न्यू सिलेबस है ना, ऐसा सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। जहाँ तक 10th पे कर दिया है, पहले इंटरव्यू पे था। ऐसा कुछ ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। जो आपका तैयारी है उसी आधार पे तैयारी करना है। और बाकी इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और जो ज्ञान बिंदु सर का जो करवा रहे हैं ना, 15-16 प्रैक्टिस सेट हुआ, उसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट का कल क्लास आया था। बस इस सब को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस सेट है ना बिहार पुलिस का ये वॉल्यूम 3। इसलिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है, 10th पे डाला गया है। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बारीकी से देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ा नहीं है कि हाँ सिलेबस चेंज हो गया है तो उसके पीछे भागना है। जैसे आपका तैयारी था वैसे आपको उसको आगे बढ़ाना है। आपका एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट होगा। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है। तो क्वेश्चन इसका 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते से नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते है और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते सभी हैं, याद रखिएगा। इसका जो है 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, बताइए। कह रहा है संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत लागू किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से एक क्या है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें एक क्या है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 4 का डी है। क्या है, अधिकार परीक्षा लेख है। क्या अधिकार परीक्षा लेख है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें एक क्या है, तो अधिकार परीक्षा लेख है। क्या अधिकार परीक्षा लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें याद रखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 में और भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रीट जारी करता है। इसमें कौन कौन रीट, बताइए। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, कौन कौन रीट है, बताइए।
इसमें क्या कौन होता है ना, 5 प्रकार का कौन कौन होता है। तो इसमें जो है ना, इसमें होता है बंदी प्रतिजयकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, और याद रखिएगा उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है। ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? बंदी प्रतिजयकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियाँ संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, बताइए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो कह रहा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का है। किसका है? त्रिपुरा का, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, बताइए। कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? BKRB राव, BKRB राव है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे ये करके कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, बताइए। कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दमन और दीप में। किसमें? दमन और दीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, बताइए। कौन सा आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुआ है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण मिशन का शुरुआत कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? रामकृष्ण मिशन आंदोलन का शुरुआत बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था, बताइए। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय ने बसाया था। कौन बसाया था? उदय ने बसाया था। पाटलिपुत्र को उदय ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की, बताइए। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, बताइए। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका हम PDF सेंड कर देंगे। ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 14 का राइट आंसर होगा, अब देखिए इसका टिक कर, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और 15 का बात करें, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 15 का बी होगा। ये भी देखिए 16 का रीजनिंग क्वेश्चन है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 16 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है 17 इंग्लिश से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ है vertebrate animals, vertebrate animals that crawl on the ground। इसका क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी होगा, रेप्टाइल्स। क्या होगा? रेप्टाइल्स होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे दिया एलिगेंट का क्या होगा, बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एलिगेंट का क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसफुल होगा। क्या होगा? ग्रेसफुल होगा, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 19 पे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। बॉटम लाइन का क्या होगा? बॉटम लाइन का क्या होगा, बताइए। तो बॉटम लाइन का होगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। क्या भराएगा, बताइए। यहाँ पे फिल इन द, जहाँ पे खाली स्थान को भरना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। क्या होगा?
तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, कीप इट सीक्रेट। क्या होगा, कीप इट सीक्रेट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप इट सीक्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये क्या है, इनरिच से क्या दिया हुआ, इनरिच से क्या होगा बताइए। इनरिच का हो जाएगा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 21 का, ऑप्शन नंबर सी, डिप्लीट। क्या होगा, डिप्लीट होगा, डिप्लीट। नेक्स्ट है करेक्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि दे हैव डेकोरेट द हॉल ब्यूटीफुली। यहाँ पे पैसिव वॉइस बोल रहा है कि दे हैव डेकोरेट द हॉल ब्यूटीफुली। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हॉल हैव बीन डेकोरेट ब्यूटीफुल बाई देम। द हॉल हैज बीन डेकोरेट ब्यूटीफुली बाई देम। नेक्स्ट है टेस्ट वन क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। नाविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ब्रिलियंट होगा। क्या होगा, ब्रिलियंट होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे करेक्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेटेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्या भरेगा बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्चार्ज। क्या होगा, डिस्चार्ज। तो व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे ये कह रहा है कि 22 नंबर, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था बताइए। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। कौन था, बंगाल गजट। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है बताइए। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास का है। किसका है, कालिदास का है। नेक्स्ट है 27 में क्वेश्चन कर रहा है कृति का समानार्थी शब्द क्या है बताइए। कृति का समानार्थी शब्द क्या है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचना है। क्या है, रचना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मरना शास्त्र। मरना शास्त्र, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 29 पे करेक्ट, प्रादेशिक। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ईक है। क्या है, ईक है। लेकिन इनमें बोल रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बताइए। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचना है। क्या है, रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। इसमें कह रहा है कि सही क्रम वाला विकल्प चुने। तो इसका 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 31 का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्या, बी। तो पहले हो जाएगा उसने उद्यान को पहचान लिया। क्या होगा, पहले उसने उद्यान को पहचान लिया। उसके बाद वह समझ गया कि वह कहाँ है। क्या, उसके बाद वो समझ गया कि वो कहाँ है। उसके बाद हो जाएगा कि वह इलाहाबाद में था, इलाहाबाद में ही तो था। उसके बाद हो जाएगा लाउदर रोड पर था। कहाँ पे, लाउदर रोड पर था। और उसके बाद क्या हुआ, घर सड़क उस पार था। घर क्या था, उस सड़क पार था। सभी लोग कर्म से थोड़ा बैठाना था। आए क्वेश्चन रहे 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कह रहा है ना इसमें वर्णित क्रम में सजाना है। तो पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा राइट आंसर है। तो पहले सी, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराज जनक के बीच जीवन में कोई भूल हो गई थी। इसके बाद हो जाएगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वह उनसे कहा क्या कि नरक चलो। क्या है, नरक चलो। उसके बाद हो जाएगा महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। उसके लास्ट में हो जाएगा वो क्या उन्हें क्या स्वर्ग और क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसका CBAD होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशेषित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या कानीन में से कौन सीधानुपातिक होता है बताइए। कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या कानीन में से कौन सीधानुपातिक होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 33 का ऑप्शन नंबर बी है। क्या, आवेशित कण के संवेग से। आवेशित कण के संवेग से। आई क्वेश्चन 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है ना कि डैश वें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी में बनाते हुए तय करेगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर श्रेणी में। क्या, समांतर श्रेणी बनाती है। तो कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय समांतर श्रेणी बनाती है। nवें सेकंड में दूरियां को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। समांतर श्रेणी बनाती हुई है, याद रखिएगा। 34 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन में रहिए
35 पे क्वेश्चन 35 कह रहा है कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर रखा जाएगा, बताइए। कह रहा है 60 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है 6 ओम। क्या होगा, 6 ओम होगा। आई क्वेश्चन रहिए 36 पे कह रहा है साधारण दोलक की आवृत्ति FHZ है, तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा कितना, बताइए। कह रहा है साधारण दोलक की अवधि FHZ F हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120 F बार। 120 F बार हो गया, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन में रहिए 37 पे। क्वेश्चन में रहिए 37 पे। क्वेश्चन 37 कह रहा है एक समान वृत्तीय गति कह रहा है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। कह रहा है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 37 का, डी होगा। क्या होगा, डी। तुरंत का परिणाम नियत नहीं रहता है। क्या है, तुरंत का परिणाम नियत नहीं रहता, यह शुद्ध कथन है। यहाँ पे कह रहा है कण के वेग चाल का परिणाम नियत रहता है, बिल्कुल सही है। और कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, बिल्कुल सही है। और कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा में परिवर्तन होती रहती है, ये भी कथन सही है। तो तीनों ABC कथन सही था। आगे कह रहा है क्वेश्चन 38 कह रहा है कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, बताइए। कह रहा है F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है F और 2F के बीच वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आइए क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के ऊपर अक्ष पर स्थित होते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो केवल 3 है। क्या है, केवल 3। यह है कि प्रकाशिक केंद्र, क्या है, प्रकाशिक केंद्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 40 का बी होगा। क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें क्या यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, बिल्कुल सही है। तो फ्यूज तार संबंधित दोनों कथन क्या था, सही था। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है, बताइए। ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड में। क्या, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है, बताइए। कर इनमें से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगनाज नहीं है, लेकिन राखी गढ़ी है, लोथल है, कालीबंगा, ये सब क्या है, सैंधव सभ्यता का स्थल है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 में क्वेश्चन कर रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। इसमें कह रहा है कौन सी जोड़ी सही है, बताइए। इसमें कौन सा जोड़ी सही, बताइए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। जेम्स फोर्ड जो है ना रॉलेट हुआ था, किस काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। केवल एक ही सही है, बाकी सारा जो है ना गलत है। और इसमें मेन पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के वायसराय जो था जेम्स फोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और वायसराय जेम्स फोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से 1921 के मध्य था। और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। ये सब कुछ पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन 44 कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले किसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, बताइए कहाँ। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी गेट में। क्या होगा, लाहौरी गेट में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आगे क्वेश्चन 45 कह रहा है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो, 2016 में। क्या, 2016 में। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी मावलंकर थे। कौन थे, जी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, बताइए। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था।
तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 52 में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है, बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। क्या है? सभी। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, बताइए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। क्या 1978 में हटाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, बताइए कौन नहीं है। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्ती सूची नहीं है, लेकिन राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों है। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है गरीबी के माप की कौन सी समान विधि प्रयोग में लाई जाती है, बताइए। गरीबी के माप में कौन सी समान विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है 51 का? ऑप्शन नंबर सी, आय एवं व्यय दोनों। क्या है? आय एवं व्यय दोनों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 52 पे अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका क्या है, बताइए। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका क्या है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है, बताइए। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमा पर ब्याज अर्जित करना। क्या है? जमा पर ब्याज अर्जित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इसमें मिलान करना है। क्या है? स्थान दिया हुआ है, उद्योग दिया हुआ है। इसमें कह रहा है स्थान को उद्योग, कौन सा स्थान कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। देखिए इसमें जो है ना, इसका 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। जब बेंगलुरु किसके लिए है? बेंगलुरु बोलेगा किसके लिए है? तो बेंगलुरु वायुयान के लिए। बस से बेंगलुरु, बस से वायुयान। और कोरबा बोलेगा तो कोरबा किसके लिए है? कोरबा बोलेगा एल्यूमिनियम के लिए। कोरबा किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जमशेदपुर बोले किसके लिए प्रसिद्ध? जमशेदपुर बोलेगा तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। अब मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाज खंड बोलेगा तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर से देखिए मिला दे रहे हैं, इसमें बेंगलुरु हो जाएगा वायुयान, कोरबा हो जाएगा एल्यूमिनियम, जमशेदपुर हो जाएगा लौह इस्पात, मलाज खंड हो जाएगा तांबा के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 पे क्वेश्चन 55 का रहा है। देखिए इसमें मैथ क्वेश्चन है, 55 का टिक कर दे रहे हैं। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, 1:8 होगा। कितना? 1:8। आगे कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ क्वेश्चन है। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा? सी होगा। आगे 57 पे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 57 का बी। आगे 58 पे 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 58 का ए होगा। क्या होगा? 58 का ए होगा। 58 का ए। 59 का बात करें, 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का डी होगा। क्या? 59 का डी। 60 का बात करें, 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 वर्ष होगा। आगे देखिए ये जीपी क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ना कि एपीजीपी क्वेश्चन है। 61 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे 62 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर बी। इस सेट को जो है ना अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन, जिनके भी जिस शिफ्ट में एग्जाम है ना, जिस दिन को एग्जाम है उससे पहले 7 अगस्त से पहले हम इस बुक को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी बुक ख़त्म होगा, क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं क्लास देखिएगा तो हम क्लास लाने वाले नहीं है, इसलिए PDF हम नहीं देते। इसलिए आप लोग जैसे सपोर्ट कीजिएगा, जितना आप सपोर्ट कीजिएगा ना, जैसे 4000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सपोर्ट कीजिए, तो आपको जो है ना हर वो सीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और क्लास के जैसा साथ साथ PDF भी आपको दिया जाएगा। बस आप लोग क्लास को रिवीजन किया कीजिए, ज़्यादा इधर उधर भटकिएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर होगा कि एक जगह रह कर पढ़िए, टेस्ट लगाइए। शाम में टेस्ट भी होता है 3 बजे, तो शाम में 3 बजे टेस्ट भी दिया कीजिए। और एडिटोरिया का शाम में 7 बजे होता है, उसको भी बुक को ख़त्म कर देंगे। अब डेली 3 सेट 2 सेट होगा ना, उसको भी बुक ख़त्म हो जाएगा। इधर 3-4 दिन गैपिंग था, इधर नहीं हो पा रहा था, इसलिए सभी सेट को हम बारीकी से जो है ख़त्म कर देंगे जो चल रहा था। और बाकी जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो भी कंटिन्यू आएगा। और ज्ञान बिंदु जो सर स्टार्ट किए न्यू प्रैक्टिस सेट, जो गारंटीड बैच लिखा हुआ है ना, जो क्लास ऑफलाइन में क्लास में चल रहा है, उसका हम डेली 2 प्रैक्टिस सेट कर करके उसको हम बराबर कर लेंगे। तो बस इतना आप लोग कीजिए और क्लास को अच्छे से देखिए, आपका सारा हर क्वेश्चन वो याद होगा। ना कि हम एक क्वेश्चन को जो है ना बस एक बार पढ़ते हैं, ऐसा कराता हूँ तो हम 20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन ख़त्म कर देते, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चन आपको सारा याद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र क्या है, बताइए। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का जो समान अणुसूत्र क्या है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 63 का ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी। CnH2n-2 है। CnH2n-2 है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 पे ये कह रहा है कि निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। बताइए, निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है 64 का ऑप्शन में याद रखिएगा ए होगा। क्या होगा? डायमंड। क्या है? डायमंड, याद रखिएगा। और क्वेश्चन 65 पे यही कह रहा है किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। बताइए, किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट है। क्या है? पॉलीकार्बोनेट। आई क्वेश्चन नंबर 66 पे ये कह रहा है उप सह संयोजकता में निम्न में से क्या होता है। बताइए, उप संयोजकता में निम्न में से क्या होता है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। क्या होती है? एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। आई क्वेश्चन 67 पे ये कह रहा है कि मैग्नीज का अयस्क कौन है। बताइए, मैग्नीज का अयस्क कौन है। बताइए, तो 67 का राइट आंसर क्या होगा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोल्यूसाइड है। क्या है? पायरोल्यूसाइड। आइए क्वेश्चन 68 पे क्वेश्चन 68 कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुंज का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यहाँ पे कह रहा है अधिकांश जो कार्बन होते हैं यौगिक जो है विद्युत के कुंज क्या है? सुचालक होते हैं। और इसमें कार्बन दूसरा कथन कर रहा है कि कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। तो 68 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। एक कथन दो सत्य है, कथन एक क्या? असत्य है। कथन एक जो है असत्य है, लेकिन कथन दो क्या है? तो सही है। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय है। तो कह रहा है द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय है। आगे क्वेश्चन आइए 70 पे कह रहा है इसमें जो है यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक पूर्णता है उस रंग के घटक के लिए कांच का वर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि एच बी ये क्या है? तो म्यू लैम्डा और म्यू जी क्रमशः नीले, पीले और हरे क्रमशः के लिए वर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो इसका 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए होगा। क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहिए 71 पे कह रहा है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। बताइए, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है, मेरिस्मेटिक है। क्या है? मेरिस्मेटिक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 72 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है। बताइए, सबको पता है 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। केवल 8 राज्यों से गुजरता है। क्वेश्चन आइए 73 पे कह रहा है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। बताइए, चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 73 का 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। क्वेश्चन 75 पे ये कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। बताइए, म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताइए, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, पशुपालन से है। क्या है? पशुपालन से, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड बोलेगा तो किससे? तो पशुपालन से है। आगे क्वेश्चन आ रही है 76 पे। क्वेश्चन 77 है, कह रहा है कैमूर पठार किस श्रेणी में के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, कैमूर जो पठार है किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका 77 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। क्वेश्चन नंबर 78 पे है। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि सभी सही सम्मिलित नहीं है। बताइए, इसमें कौन जो है ना गलत है, इसमें सही मिलान नहीं है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। गलत है। क्या है? गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा 24 जनवरी। और यहाँ पे अगला है क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस। तो 24 दिसंबर बिल्कुल सही है। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस बोलेगा तो 18 दिसंबर को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो क्या होगा? 24 जनवरी होगा। क्या है? 24 जनवरी होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलेगा 24 दिसंबर। और किसान दिवस बोलेगा 23 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस बोलेगा तो 18 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन रही 79 पे, कह रहा है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक थी, बताइए। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बौद्ध है। किसका है? बौद्ध है, बौद्ध धर्म का है। करेक्ट। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। तो भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है और भूटान देश में लगभग 75% आबादी बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है और बद्रयान बौद्ध धर्म भूटान का राजकीय धर्म भी है। याद रखिए, बद्रयान जो है ना, बौद्ध धर्म भूटान का राजकीय धर्म है और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। कौन किया? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आइए क्वेश्चन 81 पे कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है, बताइए। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 7% है। कितना है? 7%। आगे क्वेश्चन 82 पे, क्वेश्चन 82 कह रहा है कि जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है, अमन सहरावत। कौन है? अमन सहरावत। क्वेश्चन रही 83 पे, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का रैंक कितना है? याद रखिए 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 36वां है। कितना है? 36वां, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का स्थान कितना? 36वां है। और इसमें जो 119 देशों का सूचकांक में अमेरिका कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि हाल ही में किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, बताइए। हाल ही में किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद गनात्रा। क्या है? विनोद गनात्रा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे, कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया √3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3√3 मीटर लंबे होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो इसका हो जाएगा, इसका होगा, देखिए इसका जो है ना 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकाल लीजिएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, ये सब टिक कर दे रहे हैं। इसमें ये भी देखिए, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल अल्फा ए है और ऊंचाई बी दिया हुआ है और B² ए है, तो मान इसको ज्ञात कर निकालना है, इसको मान निकालना है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। एक ऐसा क्वेश्चन तो रहेगा ही, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे 87 नंबर पे, 87 का राइट आंसर होगा, ये भी देखिए, एक आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, उसकी लंबाई 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई में मीटर में ज्ञात कीजिए। तो 87 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, 87 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 88 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे 89 पे कह रहा है कि उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि उस युग्म का चयन की जो नीचे दिए गए शब्दों की युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का अच्छा निरूपण करता है। शब्दों का अर्थ हिंदी शब्दों में स्वरूप मतलब रूप में माना जाना चाहिए। उन्हें शब्द अक्षरों में संख्या या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे चित्र परिचय दिया हुआ, नक्शा मतलब क्या है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दावली और पाठ। क्या है? शब्दावली पाठ। चित्र परिचय का मतलब नक्शा होगा, शब्दावली का क्या होगा? पाठ होगा। आगे 90 नंबर क्वेश्चन पे रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए इसमें आकृति को, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको आकृति को मिलाना है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। 91 का बात करें, 91 का राइट आंसर क्या होगा? 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? 91 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पर कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी, बताइए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 92 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत कोशिकाएं हैं। क्या है? श्वेत कोशिकाएं। तो कह रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो श्वेत कोशिकाएं हैं। क्या है? श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? श्वेत कोशिकाएं हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्सिलिया है। क्या है? मर्सिलिया।
क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है, बताइए। महाधमनी जो है किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायां नीलय। क्या है? बायां नीलय। नेक्स्ट है कर 1943 में विटामिन के 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोइजी एंड डैम। क्या है? डोइजी एंड डैम। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज नहीं पाया जाता, यहाँ पे कह रहा है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? सेलुलोज नहीं पाया जाता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? सेलुलोज नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। आगे 97 कह रहा है कि मेलानिन किसमें स्रावित होता है? मेलानिन किसमें स्रावित होता है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा के क्रोमेटोफोर से। तो मेलानिन किससे प्राप्त होता है? त्वचा के क्रोमेटोफोर से प्राप्त होता है। आगे 99 पे कौन सा कह रहा है कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग जो है संक्रमित मच्छर का काटने से नहीं होता है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला और हेमरेजिक बुखार। इबोला और हेमरेजिक बुखार है। आगे 99 पे कह रहा है 99 क्वेश्चन, विनिमय की क्रियाविधि किनके परिणाम स्वरूप होती है, बताइए। विनिमय की क्रियाविधि किनके परिणाम स्वरूप होती है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 99 का ऑप्शन नंबर है सी, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कह रहा है विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आगे है क्वेश्चन लास्ट, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है, बताइए। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी कमी। क्या है? विटामिन डी कमी से क्या होता है? मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था 1, वॉल्यूम 3 का न्यू प्रैक्टिस सेट था। इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना, न्यू सिलेबस बोलते रहते हैं ना, अब वो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी इसका प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं। बाकी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट और इसका क्या बोलता है, ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन का उसका प्रैक्टिस सेट और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, वो सब कंटिन्यू होता रहेगा और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी आएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।